ये सिर्फ शुरुआत नहीं है, यह एक आंदोलन का पहला कदम है और इस आंदोलन में आपका जुड़ना ज़रूरी है। जयपुर डायलॉग्स कोंकण समिट 21 मार्च मुंबई में, यहाँ मिलेंगे आपको आपके सबसे चहीते वक्ता। अभी ही रजिस्टर करें क्योंकि सीटें बहुत कम हैं। इस आंदोलन में अपना सहयोग दें और राष्ट्र की आवाज़ बने। इस राष्ट्रवादियों के कुंभ में हर एक राष्ट्रवादी को आना चाहिए और इतिहास का हिस्सा बनना चाहिए। नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। और हमारे साथ जुड़ गए हैं बाबा रामदास जी और अनुपम के सिंह। तो अनुपम सिंह जी को, बाबा जी को बहुत बहुत आप लोगों का स्वागत है और बातचीत हम करेंगे। उससे पहले सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, वीडियो को लाइक भी अवश्य कर लीजिए। तो साहब, ऐसी चर्चा चल रही थी कि ये जो यूजीसी का इशू लाया गया है, ये योगी को घेरने के लिए लाया गया। चर्चा है, मैं नहीं कहता कि इसमें कोई सच्चाई है या नहीं है। और दूसरा, योगी को घेरने के लिए अभिमुक्तेश्वर आनंद को लाया गया। लेकिन मुझे लगता है योगी जी बड़े प्रतापी हैं। वो तो एक तो सुप्रीम कोर्ट से एक तो इम्पॉसिबल काम हो गया कि पहली हियरिंग में ही स्टे हो गए सारे रेगुलेशंस। सभी का योगदान है। तो बाबा जी से पूछता हूँ मैं कि साहब कि अब ये योगदान तो ये तो स्टे हो गए, तो अब मामला तो थोड़े दिनों के लिए बच गया, तो बीजेपी का बचाव हो गया इसमें तो? नहीं सर, अब मुझे लगने लग गया कि वो लोग जो कह रहे थे, जैसे कुछ लोग थे ना जो कल कह रहे थे कि नहीं ये तो मोदी का मास्टर स्ट्रोक है, देखना मोदी इसमें से बेदाग निकल जाएंगे और लाभ लेके निकलेंगे। अब मुझे वो बात सही लगने लग गई है कि फाइनली मोदी इस लड़ाई से बेदाग निकल गए। और लेकिन मास्टर स्ट्रोक मोदी का कैसे हुआ? पिटीशन तो मैंने लगाई थी, मेरे को तो मोदी का कोई फोन आया नहीं। ना हमारे वकील विष्णु जैन जी को कोई मोदी का फोन आया, ना राहुल दीवान को आया, जो और दो और अन्य पिटिशनर थे उनको भी किसी का फोन नहीं आया। हमने तो स्वप्रेरणा से लगाई थी। तो मोदी का मास्टर स्ट्रोक कैसे हुआ? भाग नहीं कह सकते मोदी का आप? सर, जो कि लगाई मोदी सरकार ने थी ना भाई, जब गालियां खा रही थी मोदी सरकार खा रही थी। अब फाइनली जब स्टे लग गया तो उसका क्रेडिट भी मोदी सरकार को जा रहा है। मोदी सरकार उदित राज ने एक बात कही थी कि देख लेना, ये मोदी जो है ये बहुत घाक आदमी है, इसकी राजनीति को हम समझ ही नहीं सकते। अब क्या है सर, सवर्ण भी खुश है कि चलो स्टे लग गया, सारा नजला जो है इंदिरा जयसिंह के ऊपर और इन लोगों पे गिर गया, और बाकी जो ओबीसी और दलितों का जो स्टैंड था वो तो है ही है कि भाई ठीक है। हालांकि उन्होंने मांगा ही नहीं था, उनको तो बिना मांगे दिया गया था। उनको तो बिना मांगे दिया था गया था, और वो भी समझते हैं कि ऐसी कोई बहुत प्रॉब्लम है नहीं सर, कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज में ऐसा कोई डिस्क्रिमिनेशन हो नहीं रहा है। तो सर मुझे लगता है कि ये विन विन सिचुएशन रही है बीजेपी के लिए। तो अब बात आपने कही कि तब ये योगी जी को घेरने के लिए लाया गया था इन दोनों प्रकरणों को, तो मैं ये तो नहीं मानता हूं कि ये योगी जी को घेरने के लिए लाए गए थे। पर सर योगी ने भी जो है बहुत स्मार्टली हैंडल किया है, अभी मुक्तेश्वरानंद वाले मैटर को बहुत स्मार्टली हैंडल किया, झुकी नहीं सरकार। और अभी मुक्तेश्वरानंद बहुत बुरी तरह एक्सपोज हो गए सर। पहले कौन सा एक्सपोज नहीं था वो? नहीं सर, वो और अपने साथ अखिलेश यादव को और एक्सपोज कर गए। अखिलेश यादव की जो बयानबाजी थी ना, वो अखिलेश यादव पे इसका बहुत बड़ा नुकसान अखिलेश यादव को हुआ, मैं ऐसा मानता हूं।
अच्छा कहता मैं बिना नहाए चला गया। मेरे तो मेरे जैसे लोगों ने पूछा कि भैया वहां 9 दिन रहा, नहाया कि नहीं? पहले बताओ 9 दिन वो नहाया कि नहीं नहाया? ये 9 दिन। ये सवाल तो अच्छा है। अगर नहीं नहाया तो भाई कैसा संत है? नहीं नहीं, दूसरी बात है फिर सर तो कि प्रायश्चित इतना करना पड़ेगा अभागा सर। आदमी सर, ये तो वो बात हो गई, इतना अभागा आदमी जो गंगा जी के किनारे रह के भी नहाया नहीं। सर ये तो मतलब, जैसे हम लोग जब कभी कभी वैष्णो देवी या उधर मणिमहेश यात्राओं पे जाते हैं, तो जब यात्रा पूरी नहीं हो पाती किसी कारण, तो ये कहते हैं कि भाई माता का बुलावा नहीं था या महादेव का बुलावा नहीं था। मैं तो कहता हूं तुम माघ मेले में आ गए, गंगा जी से मात्र 50 मीटर की दूरी पे आके रह गए, 9 दिन रहे, इसके बावजूद माँ ने बुलाया नहीं तुम्हें। और इतना अभागा आदमी सर, 9 दिन तक बिना नहाए वहां बैठा रहा और बिना नहाए ही आ गया। सर वो नहाने गया ही नहीं था। अभी मुक्तेश्वरानंद वहां नहाने नहीं गया था, वो सिर्फ वहां राजनीति करने गया था, और योगी जी ने वो राजनीति नहीं चलने दी। तो उसको लगा कि यहां से अब भाग जाने में फायदा, भाग गया सर अपना मुंह लेके। जी। जी। अनुपम जी, क्या कह रहा है सोशल मीडिया अब? देखिए, सोशल मीडिया में तो बहुत कुछ कहा जा रहा था। पहले तो ये कहा जा रहा था कि अरे ये 2 टके के यूट्यूबर क्या करेंगे, ये तो बेचारे स्टूडियो में बैठ के बोलते हैं, इनका काम है सिर्फ रीच के लिए कोई विषय आ जाता है तो बोलते हैं। अब उन्होंने देख लिया कि यही यूट्यूबर, वो पिटीशन पे बहुत साफ साफ अक्षरों में नाम लिखा हुआ था, तो अब इन्होंने देख लिया, तो अब ये थोड़े से होशियार हो जाएंगे, सावधान हो जाएंगे कि भाई ये इधर वाले भी और उधर वाले भी, दोनों तरफ के। अब ये कहेंगे कि भाई ये लोग सिर्फ बोलते ही नहीं है, ये कब लेके घुस भी जाते हैं कोर्ट में और कहीं भी। और वो कह रहे थे ना, जो आईटी सेल के लोग हैं, वो कह रहे थे कि अगर पहले तुम इस लायक तो बनो कि तुम किसी फैसले को बदलवा सको, तुम धीरे धीरे करके सिस्टम में घुसो, फिर ये करो वो करो। तो भाई सिस्टम में घुसने में धीरे धीरे नहीं लगता है, ये तो आप लोगों ने बता दिया ना। एक दिन में घुसा जा सकता है और काम करके लाया जा सकता है। हालांकि ये काम आप लोगों का नहीं था, ये काम तो विभिन्न मंचों पर कितने विद्वान घूमते रहते हैं, मैं देखता हूँ। आरएसएस इकोसिस्टम के, भाजपा इकोसिस्टम के, जनवरी फरवरी समझाने वालों से लेकर सोमवार मंगलवार समझाने वालों तक कितने विद्वान है, विद्वानों की कमी नहीं है। वो नासा से लेकर पृथ्वी लोक से लेकर भूलोक, भूअरलोक, पाताल लोक, सबकी बातें करते हैं। लेकिन एक भी विद्वान व्यक्ति उन सब में से, एक भी विद्वत जन में से कोई नहीं कहीं भी दिखाई दिया। वो लोग कहाँ चले गए थे? दूसरी चीज मैं ये भी पूछना चाहता हूँ कि जब रोहित वेमुला की माँ राधिका वेमुला, जिन्होंने फर्जी तरीके से एससी का सर्टिफिकेट प्राप्त किया, एसटी आबिदा एसटी सलीम, पता नहीं। उसका एसटी, हाँ, और तड़वी वाली एसटी, वर्दी जी, एसटी। एसटी और आबिदा सलीम। सर मुझे तो ये उसकी पायल तड़वी की माँ का नाम जो है, मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि ये आबिदा सलीम हिंदू धर्म के किस जाति में फिट बैठती है, कहाँ फिट बैठती है, उनके पास कौन सा सर्टिफिकेट है, किस कैटेगरी का है, और वो कैसे मिल गया, ये सोचने वाली बात है। और इंदिरा जयसिंह, जो सीए के खिलाफ दंगे होते हैं जामिया में और एमयू में, तो वही दंगाइयों का केस लड़ने जाती हैं। ये 3 लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं, अपना फैसला निकाल के ले आते हैं। तो ये शनिवार रविवार और जनवरी फरवरी नासा वासा गिनाने वाले ये विद्वान लोग कहाँ थे फिर? और कमेटी जो भी बनी, यूजीसी ने, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है ना कि आप एक समिति बनाइए, उसमें वरिष्ठ लोगों को डालिए, विशेषज्ञों को डालिए, आप उसमें विधिवेत्ताओं को डालिए, और फिर आप ये ड्राफ्ट इस तरह का तैयार कीजिए। तो ये नासा पिटिशनर्स वाले को भी डालिए। विद्वान कहाँ रह जाते हैं? उनको क्यों नहीं इन कमिटियों में घुसाया जाता है? सर सवाल ये है। और अगर नहीं वो लोग को, आप ही के, वो बीजेपी आरएसएस के ही लोग हैं, और वो लोग नहीं घुस रहे हैं, तो भाई नीरज अत्री को डाल दो, संजय दीक्षित को डाल दो। भाई इन लोगों ने भी रिसर्च करके ही, और इतना एक तरीके से कह लें कि लंबा अनुभव है, तो आप डालो तो सही कमेटी में। लेकिन नहीं, नहीं अपने विद्वानों को डालेंगे, नहीं ये सोशल मीडिया से किसी को लेकर डालेंगे। मुझे सर ये दलील बहुत अच्छी लगी कि जो शैक्षणिक परिसर होते हैं
वहां विभाजन जो स्पष्ट दिखाई देता है वो है सीनियर और जूनियर का। वहां पे किसी के शक्ल पे ये नहीं लिखा होता है कि ये किस जाति का है, ये किस धर्म का है, या फिर ये कहाँ से आया है, लेकिन ये देखते ही पता चल जाता है कि हाँ भाई ये जो है कि 16-17 साल का है तो जूनियर होगा, ये 30-32 साल का दिख रहा है तो सीनियर होगा। तो वहां पे सीनियर और जूनियर का विभाजन है। आज तक कॉलेज कैंपस में सबसे बड़ी समस्या जो रही है वो रैगिंग की रही है। आज से नहीं 10 सालों से 50 सालों से रैगिंग की समस्या रही है, और इन्होंने इस पूरे ड्राफ्ट में रैगिंग की उस समस्या को नजरअंदाज ही कर दिया, जैसे रैगिंग होती ही नहीं है या कभी हुई ही नहीं। क्यों? सिर्फ और सिर्फ इस चक्कर में कि हम जातिगत भेदभाव को ही भेदभाव मानेंगे, बाकी और वो के हिसाब से वो लैंगिक वाला जो होता है उसी भेदभाव को भेदभाव मानेंगे, बाकी किसी भेदभाव को हम भेदभाव जो है वो नहीं मानेंगे। तो मुझे तो सबसे ज्यादा इसी में गड़बड़ी दिख रही है। एक वो दलील दी गई ना कि कोई जूनियर छात्र है उसके साथ रैगिंग की जा रही है, और रैगिंग करने वाला सीनियर छात्र जो है वो एससी है या फिर एसटी है या फिर ओबीसी है, तो ये अगर सीनियर के खिलाफ जाकर शिकायत करेगा तो बदले में उस पर क्रॉस केस कर दिया जाएगा कि भाई ये सहयोग नहीं कर रहा था हमारा, हम तो इसे कैंपस में अच्छी बातें सिखा रहे थे, सरवाइव करना सिखा रहे थे, हम तो इसको जैसे बियर ग्रिल्स जंगलों में जानवरों के बीच सरवाइव करता है वैसे ही हम भी इसे यहाँ सरवाइव करना सिखा रहे थे, सर्वाइवल एक्सपर्ट बना रहे थे इसको। तो फिर उस पर ही उल्टा केस हो जाएगा यूजीसी के, अगर ये जो नियम, अब कहूंगा कि पूर्व दिशा निर्देश यूजीसी के जो अब जिसको कोर्ट ने होल्ड पे रखवा दिया है, अगर ये रहते तब तो मतलब समझ लीजिए ये जूनियर छात्र जिसकी रैगिंग होती वही जेल में चला जाता। तो मुझे तो लगता है कि बहुत अच्छा फैसला है। और अब आगे क्या, आगे जो समिति बन रही है सर उस पर नजर हम लोगों को रखना पड़ेगा कि ये जो समिति अब तो हमारे संज्ञान में है मामला। अब हम इंदिरा जयसिंह की थोड़ी चलने देंगे। इंदिरा जयसिंह अगर उनके घर धर्मेंद्र प्रधान जाएंगे इंदिरा जयसिंह के यहाँ, ये अभी मैं देख रहा था कि जब ये पेट्रोलियम मिनिस्टर थे तो सबा नकवी ने कोई ट्वीट किया कि साहब कि उनका सिलेंडर उन तक नहीं पहुंचा है, तो तुरंत फोन गया धर्मेंद्र प्रधान से सबा नकवी के यहाँ कि मैडम ऐसा कैसे हुआ, मैं अभी भिजवाता हूँ। और तुरंत उनके यहाँ जो है वो सिलेंडर भिजवाया गया। तो ऐसे ही कुछ हुआ होगा यहाँ भी। इंदिरा जयसिंह ने कहा होगा कि साहब हमारी बात नहीं सुनी जा रही है, तो धर्मेंद्र प्रधान जी ने कहा होगा क्या बात करती हैं मैडम, मैं अभी अपने सचिव को, सेक्रेटरी हायर एजुकेशन को भिजवाता हूँ, जैसा आप कहेंगी वैसा ही हो जाएगा। भाई समस्या तो ये है, बाबा जी से कहूँगा कि समस्या ये है कि हमारे जितने भी ऊपर बैठे हुए हैं उनमें लेफ्ट को काउंटर करने का मादा ही नहीं है, और इसलिए नहीं है क्योंकि उनकी वो स्कॉलरशिप ही नहीं है। लेफ्ट वाले मुट्ठी भर हैं, केवल एक प्रदेश में उनकी सरकार है, लेकिन वो हमारे पूरे जितने एकेडमिक कैंपस है उनको कंट्रोल कर रहे हैं। तो ये जो सिचुएशन है ये तो बीजेपी वालों की अपनी बनाई हुई है, जो 12 साल हो गए और आज तक यही नहीं समझ पाए कि भाई मुद्दे क्या है। जी सर मुझे लगता है ना कि जी अनुपम जी बोलिए। हाँ नहीं बाबा जी आप बोलो। सर मुझे लगता है कि इस पूरे मामले में ना ये राइट विंग का पूरा सरेंडर है, सरकार का भी पूरा सरेंडर है, और इन्होंने ये पूरा का पूरा मैदान ये वामपंथियों के लिए खुला छोड़ दिया है। आप बताइए 12 साल हो चुके हैं सरकार को आए हुए, आज भी हम अपने इंस्टीट्यूशन से इन भेड़ियों को खदेड़ नहीं पाए, बल्कि मुझे तो लगता है कि इनका प्रभुत्व, इनका प्रभाव पहले से बढ़ गया है, और सरकार एकदम मूक दर्शक बनी हुई है। सर 12 साल कोई छोटा पीरियड थोड़ा ना होता है, तीसरा कार्यकाल आधा समाप्त होने को आया, और वो जो चाहते हैं वो करा ले जाते हैं। उसके बाद जब हल्ला मचता है तब आपको अकल आती है, तब आप नींद से जागते हैं, उसके बाद फिर आप डैमेज कंट्रोल में लग जाते हैं। फिर दिखाई ये देता है कि आपने फिर एक बार घुटने टेक दिए, आपने फिर एक बार यू टर्न ले लिया, जब आपको जूते पड़े तो आपको अकल आई। हर बार आप यही करते हैं, और आप इन लंपट धूर्त वामपंथियों को मौका देते हैं हर बार
कि वो अपना एजेंडा चलाने में कामयाब हो जाएं। अच्छा आखिर बताइए ना कि ये धर्मेंद्र प्रधान जो आप कह रहे हैं कि वो, मुझे तो ये ताज्जुब हुआ कि वो खुद सिलेंडर लाद के अपने कंधे पर रख के ना पहुंचाने चले जाए। ये आखिर इनको संतुष्ट करने के लिए, इनको खुश करने के लिए, ये इनका तुष्टीकरण करने के लिए ये इतने तत्पर, इतने आतुर क्यों है? और हर ऐसे लंपट एलिमेंट को खुश करती हुई नजर आती है मोदी सरकार। सर मैं बताऊं आपको, जब इन्होंने पहलवान आंदोलन किया दिल्ली की सड़कों पे, तब सरेआम दिखाई दे रहा था कि गंदी घटिया राजनीति हो रही है। इसके बावजूद 2-2.5 साल तक सरकार उनकी पर्सनल उनकी गंदी राजनीति के सामने एकदम लेटी हुई नजर आई और अपने लोगों को नाराज करती रही। मंत्री जी तो बिल्कुल उनके सामने लेटे हुए थे और अपने ही एक सांसद को डिफेम कर रहे थे, बदनाम कर रहे थे। नॉट ओनली दैट सर, मंत्री जी नहीं, मैं जो लोग बहुत बड़े लोग लेटे हुए थे मैं उनके बात बता रहा हूं, मैं तो अंदर की कहानी जानता हूं। सबसे टॉप लेवल की लीडरशिप एकदम लेटी हुई थी। अरे जैसे उनको डर लगता था। सर ये सरकार एक तो ना, अच्छा मुझे किसान आंदोलन के बाद से एक खतरा था। मैंने कहा यार इन लोगों ने एक चीज पहचान ली है कि ये सरकार बैड पब्लिसिटी से और सड़कों पर उतरी हुई जनता से बहुत डरती है। ये सरकार बहुत डरपोक सरकार है। इसको एक तो बैड पब्लिसिटी बिल्कुल नहीं चाहिए और ये अपने लोगों का साथ तुरंत छोड़ देगी, नंबर 1। तो इस बार सवर्णों ने ये जो 4 दिन चला है ना सर, इसमें इनको भी हमको भी वो इनकी कमजोर नस पता लग गई। सड़क पर उतर के इनको गरियाओ, ये तुरंत लेट जाएंगे। वही हुआ। आप बताइए ना, 4 दिन में इनकी घिग्गी बंद गई। अरे कैसे कह रहे घिग्गी बंद गई? देखो ना निशिकांत दुबे कितना एक्टिव था, बचाने आया था। क्यों भाई? चौथे अनुपम जी उसके बाद भाग गया था, दिखाई नहीं दिया ना। नहीं आज फिर आया था। बहुत बुरी हुई उसकी। आज फिर आए हैं, वो क्रेडिट ले रहे हैं। वो क्रेडिट ले रहे हैं। पूरा का पूरा समूह है जिनको सबसे पहले इनका क्रम शुरू कैसे हुआ वो मैं बता देता हूँ। पहले तो इन्होंने ये मानने से ही इनकार कर दिया कि यूजीसी रेगुलेशंस में कुछ गलत है। नहीं भाई वो सही है। उनको लगा अंग्रेजी में लिखा हुआ है तो कोई, मान लीजिए संजय दीक्षित और अजित भारती पढ़े लिखे लोग हैं, वो तो समझ जाएंगे, आम पब्लिक नहीं समझेगी, क्योंकि ये सारे नियम कानून जो है वो अंग्रेजी में है। उनको पता नहीं है कि आजकल जमाना जो है एआई का है, कहाँ आ गया है, और आजकल व्हाट्सएप और सोशल मीडिया से बातें कहाँ कहाँ तक पहुंच जाती है। हर चीज को पर एक्सप्लेनर आ जाते हैं, वीडियो आ जाते हैं, लाखों लोग एक साथ समझ गए। उन्होंने देख लिया, लाखों लोग एक साथ कहने लगे कि नहीं भाई इसमें ये चीजें जो है वो गड़बड़ है। तब ये लोग कहने लगे, तब ये निशिकांत दुबे लेकर आए थे ना, वो 2012-14 कब का वो नियम उठा के ले आए और कहने लगे देखो इसमें कहाँ कुछ गड़बड़ है, इसमें कुछ भी गड़बड़ नहीं है। वो भी उन्हें लगा कि अंग्रेजी है तो कोई नहीं पढ़ पाएगा, लेकिन उसको भी पढ़ लिया। फिर लोगों ने कह दिया कि नहीं भाई ये तो पुराना वाला है, आप नए वाले की बात कीजिए। उसके बाद ये लोग कहने लगे कि हमें तो प्रधानमंत्री पर पूरा भरोसा है कि वो कुछ भी अन्याय नहीं होने देंगे, अगर कुछ गलत है भी तो प्रधानमंत्री सब ठीक कर देंगे। लेकिन फिर लोग पूछने लगे कि कोई समय सीमा बताओ कब ठीक करेंगे। मंत्री का बयान आया तो उन्होंने कह दिया कि उन्होंने सिर्फ आश्वासन दे दिया कि कुछ भी नहीं होगा, लिखित में क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे ऐसा कुछ भी नहीं कहा। फिर उसके बाद जो है ये लोग फिर नया चिट्ठा लेकर आ गए। ये कहने लगे ये फला लोग जो है वो अपशब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर आपको विरोध जताना भी था तो अपशब्दों का इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। ये हमारी डिक्शनरी है शालीन भाषा वाली, इसमें ये शब्द जो है वो शालीन कैटेगरी में आते हैं। जैसे संसद की चर्चा चल रही हो, ये असंसदीय है, इन शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, तुम इन शब्दों का इस्तेमाल करोगे तो हम आपत्ति को आपत्ति नहीं मानेंगे। उसके बाद फिर लोग इनके ऊपर चढ़ गए और अब सुप्रीम कोर्ट का जब ये फैसला आ गया तब ये आकर कह रहे हैं देखो ये रहा मास्टर स्ट्रोक, ये हो गया, हमने सबके साथ न्याय कर दिया, ये कर दिया वो कर दिया। तो भाई इसमें उन लोगों ने तो उल्टा इस आंदोलन को, आंदोलन ही मैं कहूंगा इसे, और इस आंदोलन का नेतृत्व जो लोग कर रहे थे उन सबको नीचा दिखाने की कोशिश की, उन सबको बदनाम करने की कोशिश की, गिराने की कोशिश की।
और आज फिर वही आकर क्रेडिट लूट रहे हैं कि देखो न्याय हो गया, अब हो गया, अब सब कुछ हो गया। क्योंकि उनको पता है, मैं बताता हूं कारण क्या था। कारण ये था कि भारत और ईयू के बीच इतनी ऐतिहासिक डील हुई है, ये सरकार ने जो की है, 18 वर्षों से निगोशिएशन चल रहा था, बीच में चला भी गया था, और ये डील साइन हुई। यूरोप की हर भाषा में प्रधानमंत्री ट्वीट करते हैं, लेकिन इस डील की कहीं कोई चर्चा ही नहीं होती है। गणतंत्र दिवस पर हर साल प्रधानमंत्री की पगड़ी की बात होती थी कि आज उन्होंने आसाम वाली पगड़ी पहनी है, आसाम के लोग बहुत खुश होंगे, देश को यूनिफाई कर रहे हैं, इस रंग की पहनी है, इसका संकेत ये होगा, इस साल ये चीजें रहने वाली है। बहुत लंबा चौड़ा मीडिया में विश्लेषण होता था, हम लोग भी करते थे। इस बार भी उन्होंने पगड़ी पहनी, लेकिन कहीं कोई चर्चा नहीं हुई। उसके अलावा संसद सत्र, बजट सत्र शुरू होता है, उसमें राष्ट्रपति का पूरा अभिभाषण होता है। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा तो दूर, उल्टा उस पर कम्युनिटी नोट लगा दिया लोगों ने। राष्ट्रपति लोगों ने कम्युनिटी नोट ये लगा दिया। पहली बार ऐसा एक तरीके से हुआ है कि भारत की राष्ट्रपति के पोस्ट पर कम्युनिटी नोट लगा दिया गया, क्योंकि उसमें उन्होंने दलितों, पिछड़ों, वंचितों सबका नाम लिया है, पशु पक्षी आकाश पाताल सब कुछ कहा है, जलचर थलचर नभचर नाना सब जड़ चेतन का नाम ले लिया, लेकिन उन्होंने सामान्य वर्ग का नाम उसमें नहीं लिया। वो सामान्य वर्ग जिसने शैक्षणिक परिसरों के लिए पिछले 100-200 सालों में सबसे ज्यादा जमीनें दान में दी है, संसाधन दान में दिए हैं, और आज भी सबसे ज्यादा टैक्स देते हैं, उस टैक्स के पैसे से जन कल्याणकारी योजनाएं चलती हैं, दलितों के को जो राशन मिलता है वो चलती है, और उस सामान्य वर्ग का नाम आप क्यों नहीं लेते? अब उस पर तो चिपका दिया गया कम्युनिटी नोट, उस पर दसियों हजार लोग जो है वो उनको राष्ट्रपति को बता रहे हैं कि आपको क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए। ये स्थिति आ गई। अब बजट आने वाला था और ये पूर्णकालिक बजट है। अब देखा सरकार ने कि अब तो ये इसको कहीं ना कहीं इसको थामना पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा, नहीं तो ये मामला एक तरीके से हाथ कंट्रोल से बाहर चला जाएगा। वो तो भला हो कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा के एक तरीके से इनको बचा लिया है, वरना ये बजट की भी चर्चा कहीं भी नहीं होती। बजट पास होने के 3 दिन बाद पता चलता कि बजट पास हो गया, और उल्टा बजट की स्पीच पर कम्युनिटी नोट लग सकता था कि हाँ भाई ये बजट में इन्होंने सामान्य वर्ग के लिए क्या दिया है और क्या नहीं दिया है, फिर तो खंगाला जाता। क्योंकि कई ऐसी चीजें थी जो देश हित में, राष्ट्र हित में, हिंदू हित में हम लोग नजरअंदाज करके चल रहे थे। हमें पता भी था, हम पहले भी आवाज उठा सकते थे, लेकिन पर्दा डाल के चल रहे थे कि चलो भाई अपना भले नुकसान हो, लेकिन लार्जर एक जो कंट्री का, जो धर्म का है वो हित है, तो हम जहर का घूंट पीकर नीलकंठ बनकर भी रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब सतह पर ही मामला आ गया और ये लोग खींच के खुद बिल में हाथ डाल के और उसको सतह पर लेके आ गए, तब तो हर छोटी बड़ी चीज नोटिस होगी, आपसे सवाल पूछा जाएगा। और मैं इसीलिए कहता हूं एक अंतरराष्ट्रीय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का भारत में सक्रिय रहना जरूरी भी है। अब एक तरीके से ये समझ में आ रहा है, क्योंकि अगर मान लीजिए कोई भारतीय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म होता, आत्मनिर्भर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म होता, होना चाहिए, होने चाहिए ऐसे, लेकिन साथ में ये भी होने चाहिए, अगर वो होता तो उसका मालिक तो कल को जेल में होता कम्युनिटी नोट लगाने के लिए, या उस पर तो आईटी या ईडी की रेड पड़ गई होती, तो वो तो बाद में फिर ऐसी हिम्मत ही नहीं कर पाता। तो इसीलिए एक्स इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है, तभी वहां पे कम्युनिटी नोट लग गया, ये सारी चीजें। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने बचा लिया है, तो बजट जो पास होगा उसकी थोड़ी बहुत चर्चा हो जाएगी। इनको सबसे ज्यादा धक्का इस बात का लगा कि वंदे मातरम को इन्होंने इस पूरे साल मुद्दा बनाने का एक तरीके से रणनीति इन्होंने बनाई थी, और संसद का पूरा सत्र जो है वो वंदे मातरम के इर्द गिर्द रखा जाने वाला था। और वंदे मातरम पर पूरी की पूरी चर्चा हो गई। कांग्रेस वालों का तो पता ही है भाई, हमने कई बार डिबेट किया है कि वो तो आजादी के समय से ही उन्होंने वंदे मातरम को कुचलने की कितनी कोशिश की, काट छाट के अलग कर दिया, और उस पर संसद में भी पहले ही दिन इतना हंगामा हुआ वंदे मातरम पर, और इन्होंने मुद्दा भी बनाया। भाजपा में किरण रिजिजू सहित अन्य नेताओं ने बयान भी दिया, लेकिन कहीं कोई चर्चा नहीं वंदे मातरम के अपमान की। भाई लोग, मान लीजिए कि कोई व्यक्ति कहीं जा रहा है और उसको जूते से मारा जा रहा है, और उसके सामने किसी कुत्ते को जूते से मारा जा रहा है, तो वो पहले खुद देखेगा कि उसको जूते से मारा जा रहा है तो खुद को बचाएगा, तब तो वो कुत्ते को बचाएगा। तो वही बात हुई, लोगों ने देखा कि हाँ भाई वंदे मातरम का अपमान हो रहा है, लेकिन लोग देख रहे हैं कि यहाँ तो मुझे ही ताबड़तोड़ थप्पड़ पड़ रहा है, तो पहले मैं खुद का जो ये थप्पड़ है ये तो रोकूं, तब तो देखूं भाई कि जो वंदे मातरम का अपमान हो रहा है उसको मैं ठीक करूंगा। तो यहाँ वही चीज हो गई। तो सरकार
के बड़ी बड़ी रणनीतियां जो है वो फेल हो गई। इंस्टाग्राम पर जेन जी पूरा का पूरा सपोर्ट में आ गया इस आंदोलन के। और मैं तो देख रहा था सर, केवल जनरल कास्ट ही नहीं, ओबीसी के, आप लोग के साथ भी एक पार्थ यादव करके वकील थे, और ओबीसी समाज के भी कई लोग जो हैं वो इंस्टाग्राम पर, खास करके जो बच्चे हैं, जो जेन जी हैं, वो लिख रहे थे कि ये भेदभाव बढ़ा है, हम इसके विरोध में, हमने तो भाई मांगा ही नहीं था कि हमको इसमें ये SC ST एक्ट वाले के साथ जोड़ दो, घुसा दो, और हमको घुसा दिया कि हम तो हमेशा से ऐसे ही भाईचारे से रहते आए हैं। या जो छात्रों की आपसी भाषा होती है बातचीत की, जेन जी की तरह तरह की भाषा होती है। अब किसी ने बोल दिया वाई के तो उसका इंटरप्रेट कोई कुछ भी कर सकता है। किसी ने अगर बोल दिया ILY तो उसका इंटरप्रेट कोई कुछ भी कर सकता है, उसको गाली भी बना सकता है उसका फुल फॉर्म कुछ करके, और AI से भी वो देख लेगा कि इसको बोलेगा इसको बदल दो गाली में, तो वो उसको गाली में बदल देगा और बोलेगा इसने मुझे गाली दी है। तो ऐसे प्रेम के संदेश भी गाली वाले बन सकते हैं और फिर उस पर भी कार्रवाई हो सकती है। तो मुझे लगता है सरकार इतनी ज्यादा विफल रही अपनी रणनीतियों को लागू करने में कि उसने एक तरीके से इस पे चुप्पी ही ओढ़ ली थी पूरी की पूरी। अब सुप्रीम कोर्ट के बाद थोड़ी सी जान में जान आई होगी भाजपा की भी और मोदी सरकार की भी कि चलो भाई, अब कम से कम बजट में हम ये कितने 80 करोड़ या 85 करोड़ लोगों को जो राशन की बात करने वाले हैं, हम जो आत्मनिर्भर की बात करने वाले हैं, हम जो सेमीकंडक्टर की बात करने वाले हैं, तो ये सारी चीजें जो है इस पर अब चर्चा थोड़ी मोड़ी होगी। जी जी, एक बात करें जो पॉलिटिकल है थोड़ी सी, और वो ये है कि आपने देखा होगा कि इस पूरे विवाद में, ये विवाद 16 तारीख से शुरू हुआ है एक्चुअली। 16 तारीख को सबसे पहले ये बात आई, जब 16 तारीख को हियरिंग हुई और उस दिन इन्होंने ये अपना ये घोषणा की है, इन्होंने वहाँ पे एफिडेविट दिया कि हमने तो 13 तारीख को ही लागू कर दिए नियम। तब फिर लोगों ने विनियम जो है वो रेगुलेशंस उनको देखा, तब पता चला कि ये साहब ये क्या खेला हो गया पीछे से। अच्छा, ये सब मामला ऐसे चल रहा था पीछे कि एक्चुअली अगर आप देखें तो भारतीय जनता पार्टी का एकेडेमिया में इतना बड़ा प्रभाव है, इतने सारे लोग इनके जो है वो वाइस चांसलर्स हैं, इतने सारे लोग इनके जो है वो पूरे एकेडमिक वर्ल्ड में, यूनिवर्सिटीज में बैठे हुए हैं। किसी ने ये चीज जो है वो सामने नहीं लाई कि साहब इस तरह का चल रहा है। तो हम लोगों के ध्यान में तो तब आई जब वो 2016 तारीख वाला जो निर्णय है। लेकिन मजे की बात यह है बाबा रामदास जी कि कांग्रेस जो है वो बिल्कुल चुप रही। उसने देख लिया था कांग्रेस ने कि बीजेपी ने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार लिया, बल्कि कुल्हाड़ी के पास जाके उस पे पैर मार दिया कस के, और बिल्कुल चुप रहे वो। ये तो अगर वो दिग्विजय सिंह बीच में नहीं होते तो जो दिग्विजय सिंह ने स्पष्टीकरण दिया उतना भी नहीं आता। पहली बार मैंने कांग्रेस को समझदारी का काम करते देखा, क्योंकि वो देख रहे थे कि यार ये हम जो चाह रहे थे वही हो गया। जी सर, बिल्कुल आपने सही कहा कि कांग्रेस एकदम चुप थी, और इसमें अखिलेश ने गलती की कि अखिलेश बहुत ज्यादा मुखर हो गए। और मैं एक चीज को पॉइंट आउट करना चाहता हूं, मैं पिछले 12 साल से ऑब्जर्व कर रहा हूं कि ये सरकार वोकिज्म और फेमिनिज्म और ये जो LGBTQ लॉबी है, इसको भी खुश करने की पूरे प्रयास में लगातार 12 साल से काम करती हुई नजर आती है। और ये जो एजेंडा, ये जो इक्विटी शब्द आया, और ये सारा वोकिज्म का एजेंडा है। और सरकार हमारी इस वोकिज्म को हमारे यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में लागू करने के लिए तत्पर है, क्योंकि वेस्टर्न लॉबीज का ये दुराग्रह है, वो ये उनका एजेंडा है। सर, वो तो अब आगे चल के जेंडर फ्लूइडिटी और ऐसे मुद्दों को भी हमारी यूनिवर्सिटीज में इशू बनाना चाहते हैं, उन्होंने रेदर बना दिया है। और ये सरकार बजाय उनसे लड़ने की, उनका प्रतिकार करने की, उनके सामने सरेंडर करती हुई नजर आ रही है और उनके एजेंडे में शामिल होती हुई नजर आ रही है। और ये पूरा का पूरा, ये जो इक्विटी का जो मामला था, ये वोकिज्म का ही एक एक्सेप्टेंस था हमारे इंस्टीट्यूशंस में। वो तो भला हो। अच्छा,
जो विरोध हुआ, जो सामान्य वर्ग ने जो विरोध किया, उसको देख के मुझे याद आ गई जब 1988 में 89 में मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू की थी वीपी सिंह ने, तब इससे कहीं ज्यादा भयंकर उग्र विद्रोह हुआ था, प्रदर्शन हुआ था, विरोध हुआ था, आपको याद होगा। परंतु हासिल क्या हुआ था उसमें? तो उसमें कुछ हुआ नहीं था। तो वो ये हासिल तो ये सरकार हुआ को था कि मंडल कमीशन की जो रिकमेंडेशन थे वो स्टे हो गए थे, ये हासिल हुआ था, लेकिन वो 5 साल बाद फिर लागू हो गए। फिर लागू हो गए। अब बात ये है कि सर क्या ये भी ये स्टे रहेगा कि ये बाद में पीछे पीछे के दरवाजे से या कैसे भी ये लागू होंगे कि नहीं होंगे, पहले तो हमें इस पे नजर बना के रखनी होगी। नंबर 2, सरकार को थोड़ा सा इसमें अंतर है, थोड़ा सा अंतर है, ये थोड़ा सा अंतर यहाँ पे ये बस यही कहूंगा मैं, क्योंकि इनके कोर वोट बैंक ने पहली बार इतना खुले में आके अपना रोष दिखाया है, तो सोचना तो पड़ेगा। उसी तरह से उसको लागू नहीं कर सकते। प्लस सुप्रीम कोर्ट ने तो आज अपना माइंड दे ही दिया ना, उन्होंने तो अपना माइंड दे दिया। उन्होंने कहा हम आगे जा रहे हैं या पीछे जा रहे हैं, सारा कुछ ये जाति जब 3 ई है तो 3 सी क्यों लाए आप इसमें, ये सारी बातें तो आज कोर्ट ने कही दी। उसे दिखता है कि साहब की कोर्ट इनकी नहीं, बातों पर से, इस रेगुलेशन से कन्विंस नहीं है। इस सरकार की मंशा को लेके मैं अभी भी आशंकित हूं। मैं ये मैं मानता हूं मंशा कि नहीं, ये मैं इनकी मूर्खता को लेकर आशंकित हूँ। इस सरकार जी में मुझे लगता है कि अरुण जेटली और सुषमा स्वराज के जाने के बाद में कोई ऐसा इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी वाला व्यक्ति रहा ही नहीं है जो इन बातों से इनका क्या परिणाम हो सकता है, ये क्या चीज है, इनका क्या दूरगामी परिणाम है, इसको जानता भी हो। अब आप क्या अच्छा एक्सपेक्ट सर, करते हैं धर्मेंद्र प्रधान से? धर्मेंद्र प्रधान तो वो हैं जो अपने मंत्रालय में चपरासी से लेके और सेक्रेटरी तक और जितने भी हैं वो सब जाति के आधार पे करते हैं, ऐसी इनकी प्रतिष्ठा है। अच्छा सर, मेरा एक सवाल है आपसे। अगर ये योगी जी की सरकार रही होती, आज प्राइम मिनिस्टर योगी होते, तो क्या होता? तो ये ऐसा कहीं गाइडलाइन नहीं आई आता, होती? आती ही नहीं, क्योंकि योगी जी का तो स्पष्ट मत है ना, उनके तो ये वोकिज्म और फेमिनिज्म और इन सब चीजों को लेके उनके दिमाग में तो कोई लैक ऑफ क्लैरिटी है नहीं। सर, अब आप एकदम सही मुद्दे पे आए हैं कि इस सरकार की सबका सबसे बड़ा दोष ही ये है कि इनके पास इन मुद्दों को लेके क्लैरिटी ही नहीं है। इनके अंदर वो विल पावर ही नहीं है कि ये 100 सालों से जो जमी हुई गंदगी है हमारे हायर इंस्टीट्यूशन में, इनको साफ कर सकें। सर, ये सफाई योगी जी ही आके करेंगे। मोदी जी की सरकार तो ऐसे ही ढुलमुल रवैया अपनाएगी। सर, 2 फिर दिनों ये अभिमुक्तेश्वर आनंद को किसने खड़ा किया, ये तो बताइए। सर, वो अभी मुक्तेश्वरानंद में ये बहस चल रही है कि वो राहुल गांधी का गुर्गा है या अखिलेश यादव का गुर्गा है, अभी ये क्लियर नहीं हुआ है। वैसे वो असली चेला तो है राहुल गांधी का, पर यूपी में चूंकि राहुल गांधी इफेक्टिव नहीं है, इसलिए वो फौरी तौर पे टेम्परेरी बाप बना लेता है कभी कभी अखिलेश यादव को। पर सर, वो आप तो एक बात बताओ, जो जो पिछले जो 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 गधा उसको मिलता है उसके ऊपर सवार हो जाता है वो। हाँ हाँ, जो गधा मिलता है उसमें। पर सर, 2 दिनों से पिछले यूपी में एक बात चल रही थी, वही जो राजस्थान में आपके यहाँ चलती थी कि वहां था ना, मोदी तुझसे बैर नहीं वसुंधरा तेरी खैर रही। यहाँ चलता था योगी तुझसे बैर रही और मोदी तेरी खैर रही। इसे ये कौन चला रहा था? ये तो पब्लिक के मुंह से स्वतः स्फूर्त निकली हुई बात थी कि नहीं थी? योगी जी तो ऐसा नहीं करेंगे, मुझे पक्का विश्वास है। पर यूपी में ये चल रहा था सर, और ये यूजीसी के रेफरेंस में ही चल रहा था। और यूपी की जनता तो जब जब अभिमुक्तेश्वरानंद को नहीं जाने दिया,
और जो कुछ भी हुआ तो यूपी की जनता ने तो इसको इसकी चुटिया पकड़ के इसको 4 डंडा मारने की जरूरत थी, जैसा अखिलेश ने मारा था। अखिलेश ने जैसे 2015 में बनारस में मारा था ना, उसी तरह इसको प्रयाग में मारने की जरूरत थी। तो अभी मुक्तेश्वरानंद को लेके तो पब्लिक यूपी की जनता कूल थी, पर यूजीसी की गाइडलाइंस को लेके यूपी की जनता बहुत नाराज थी और वहां पे ये नारा लगाया जा रहा था कि योगी जी से बैर नहीं पर मोदी जी की खैर नहीं। क्या कहेंगे अब आप इसको सर? साहब ये नारा तो बड़ा खतरनाक है, और ये क्योंकि सर मोदी ये जी को वो तो उत्तर एजेंडा प्रदेश पहले ही रिजेक्ट कर चुका है। मोदी जी को तो सर 2024 वो में उत्तर प्रदेश ने रिजेक्ट किया था। और उसके अलग अलग लोग जो है निष्कर्ष निकालते हैं। आपका क्या निष्कर्ष है, क्यों रिजेक्ट किया था? सर वो ना देखिए, मैं 2024 पे आमतौर पे बात करने से कतराता हूं, क्योंकि बहुत ज्यादा सच बोलना नहीं चाहिए। कभी कभी जो है ना वो कड़वा सच जो है वो नुकसान कर देता है, और मैं मुझे मालूम है अगर मैं असली सच बोल दूंगा तो फंस जाऊंगा। नहीं बोलिए बोलिए, क्या दिक्कत है? सर मुझे तो लगता है कि उन 2024 में ये दोनों एक दूसरे को निपटा रहे थे, अब उसमें उस चक्कर में कौन निपट गया ये पता नहीं चला। पर योगी जी दिल्ली वालों को निपटा रहे थे, दिल्ली वाले योगी जी को निपटा रहे थे। अब निपटा कौन, ये अभी ये तो जांच का विषय है। लेकिन शुरुआत किसने की? तो मुझे लगता है शुरुआत दिल्ली से हुई थी, क्योंकि योगी जी शुरुआत की तो जो दिल्ली डिमांड वालों ने थी। की ना, जब उन्होंने योगी जी को टोटली साइडलाइन कर दिया कि आपकी कोई बात नहीं चलेगी, आपसे कुछ नहीं पूछा हाँ, जाएगा। और मुझे तो जो पता है प्राइवेट 37 टिकट, कॉन्वर्सेशन में योगी जी ने लोगों को ये कहा कि भैया मेरी सिफारिश मत कराओ, मिलता होगा तो कट जाएगा तुम्हारा टिकट। हाँ सर एक चीज मैं बताऊं आपको, 2014 में भी सेम यही सिचुएशन आई थी। जब 2014 का टिकट वितरण हो रहा था ना लोकसभा का, तो मैं उस वक्त यूपी में था और मैंने वो चीज कुछ केसेस में बड़े गौर से देखी। खुद हमारे जिले में मनोज सिन्हा जी को गाजीपुर से लड़ाया गया। मनोज सिन्हा जी ने स्पष्ट मना किया, अमित शाह जी को किया कि आप मुझे गलत लड़ा रहे हैं, यहां से अरुण सिंह को लड़ाइए, वो 1.5 लाख से जीतेगा, अगर मुझे लड़ाएंगे तो मैं 1.5 लाख से हारूंगा। उन्होंने बोला नहीं किसने तुम कहा ही ये? लड़ोगे। उन्होंने बोला, किसने कहा? ये मैं आपको बड़ी अंतर की बात बता रहा हूं। नहीं, ये किसने तो कहा जिसकी बात? ये मुझे मनोज सिन्हा जी की टीम के कोर मेंबर ने पूरा किस्सा बताया। फिर भी अमित शाह जी नहीं माने, उन्होंने बोला नहीं। उन्होंने कहा देखिए मैंने पिछले 10 साल बलिया से तैयारी की है, मेरे को गाजीपुर में पैर रखे हुए 10-12 साल हो चुके हैं, मुझे गाजीपुर से लड़ाइए, सॉरी बलिया से लड़ाइए, गाजीपुर से अरुण सिंह नामक एक व्यक्ति हैं उनको लड़ाइए। तो अमित शाह जी ने स्पष्ट मना कर दिया कि नहीं, अरुण सिंह नहीं लड़ेंगे, लड़ना आप ही को है। उसने बोला मैं 1.5 लाख से हारूंगा, ये ध्यान रखिएगा। बोला हमारे पे भरोसा रखिए आप। सर मनोज सिन्हा फिर भी नहीं माने, खैर अंत में लड़ाया गया। और एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जिनके नामांकन में खुद अमित शाह जी पहुंचे थे, वो मनोज सिन्हा थे। उन्होंने पूछा मेरे पे भरोसा है, तो मनोज सिन्हा ने गर्दन नहीं हिलाई थी। तो उन्होंने कहा मोदी जी पे भरोसा है, तो थोड़ी सी ऐसे थोड़ी सी हल्की सी गर्दन हिलाई थी। जबरदस्ती टिकट दिया। अच्छा, गाजीपुर से अरुण सिंह का टिकट क्यों काट दिया? क्योंकि अरुण सिंह जो है राजनाथ सिंह जी के आदमी थे। राजनाथ सिंह के 20 टिकट थे पूर्वांचल में, एक को भी टिकट नहीं दिया गया था 2014 में, नॉट इवन अ 24 सिंगल में? टिकट। 24 में 14 में? 14 में, मैं 14 की कहानी बता रहा हूं। तो 2014 से ही यूपी के लोकल बड़े नेताओं को इग्नोर करने का किस्सा चल रहा था, पर वो 14-19 में तो चल गया। तो 24 तक आते आते योगी जी का कद बहुत बड़ा हो चुका था। 14 में जैसे इन्होंने राजनाथ सिंह को ट्रीट किया था, कलराज मिश्रा को ट्रीट किया था, उसी तरह इन्होंने 2024 में योगी जी को ट्रीट किया। नतीजे आपके सामने। तो सर ये, जी। अच्छा एक चीज और बताऊं, अभी
आपने कहा, मैंने कहा ना, मेरे से कड़वा सच मत बुलवाइए। यूपी में एक और कहानी चल रही है कि हो सकता है ये दोनों मिलके 2027 में योगी जी को निपटा दें, जानबूझ के चुनाव हरवा दें। फिर खुद निपट जाएंगे, तो हर दुनिया, पूरी दुनिया जानती है योगी जी को निपटवाने के बाद में तो पूरे भारत में इनको फिर कोई जो इनका कोर वोटर है वो वोट नहीं देगा। 5-7% हालांकि ये बातें हम समझते हैं और बीजेपी हाईकमांड भी इतनी मूर्ख नहीं है कि वो नहीं समझेगी, पर ये थ्योरी चल रही है। मैं आपको सिर्फ ये बता, इसमें क्या सच्चाई है क्या गलत है ये नहीं मैं जानता हूं, पर ये थ्योरीज यूपी में चल रही हैं। यूपी में ये इंप्रेशन है कि देयर इज अ वेरी स्ट्रांग लॉबी इन दिल्ली, द वन हु वांट्स टू डिस्टेबलाइज योगी जी इन यूपी। तो अभिमुक्तेश्वरानंद इसी का हिस्सा थे? नहीं, वो तो सर उस आदमी का तो मैं ना चर्चा करने लायक भी नहीं मानता हूं। इतना घटिया आदमी, और इस पद पे, मतलब चाहे फर्जी ही सही सर, वो रामलीला में या रामायण सीरियल में जो लोग भगवान राम और सीता का पात्र कर रहे थे ना, लोग भी जानते थे कि ये एक्टर्स हैं, तो उन्होंने भी सर अंडा मीट मछली खाना छोड़ दिया था और लोग उन्हें भगवान राम की तरह पूछते थे। सब जानते थे कि ये एक्टर्स हैं। सर आप चाहे फर्जी ही सही, अरे यार है तो शंकराचार्य ना, उस पद की कुछ तो मर्यादा का ध्यान रखिए। सर जो वो बातें कल मोदी जी के लिए और उनकी पत्नी के लिए बोल रहा था वो आदमी, ये किसी संत को शोभा देती है? आप बताइए। या जो आदमी योगी जी को औरंगजेब, जो 9 दिन नहीं नहाया वो संत कैसा? हाँ, और गंगा जी के किनारे रह के 9 दिन नहीं नहाया, मतलब तुम गंगा जी पे एहसान करने गए थे क्या? है? अरे गंगा तुम्हारे पाप धो रही है यार, गंगा जी तुम्हारे पे एहसान कर रहे हैं, तुम गंगा जी पे एहसान कर रहे हो। अच्छा, फिर बोलता है कि मैं माघ मेला नहीं लगने दूंगा अगले साल। इससे बड़ा काल ने, योगी जी ने जो काल ने भी नाम दिया बहुत सही सोच के दिया है। माघ मेला नहीं लगने देगा, क्यों? क्योंकि उसको पालकी से जो है गंगा तट तक जाने नहीं दिया गया, संगम तक। वाकई काल ने जी आप भी प्रकाश डालें थोड़ा हमारे अभिमुक्तेश्वरानंद जी और उनके माध्यम से किए जा रहे प्रयोग की। जी, मैं इस पे पहले भी एक बात तो कह चुका हूँ, एक और बात की, इसमें प्रशासन से कहीं न कहीं चूक उस समय हुई थी और प्रशासन ने अभी दैनिक भास्कर की कल एक रिपोर्ट आई थी, आज ही आई है पता नहीं, वो चल रही थी कि ये इनसाइड स्टोरी ये है कि कल एक बैठक हुई, परसों एक बैठक हुई है पुलिस प्रशासन और अभिमुक्तेश्वरानंद की तरफ से एक महंत है प्रयागराज के, वही गए हुए थे, इनके शिष्य विष्य या ये नहीं गए थे। अब ये बहुत बड़े शंकराचार्य हैं ना, ये खुद ऐसे बैठकों में जाएंगे या इनके शिष्य जाएंगे, ऐसा कैसे हो सकता है? इनके प्रतिनिधि जाते हैं, कोई महंत वहंत होते हैं वो लोग। तो वहां प्रशासन ने खेद जताया कि अगर मामला बढ़ गया इस कारण कि अगर हमसे कोई गलती हुई है तो हम इसके लिए माफी मांगते हैं। तो फिर अभिमुक्तेश्वरानंद की तरफ से, उनके प्रतिनिधि की तरफ से कहा गया कि अगर आप माफी मांगते हैं तो हमें जरा लिखित में दीजिए। प्रशासन ने कहा कि ये चीजें लिखित में तो होती नहीं है, हम आपसे मिलकर आपके सामने खेद जता रहे हैं और हम ये भी वादा कर रहे हैं कि हम आपको लेकर जाएंगे, पालकी पे बैठ के जाइए, घोड़े पे बैठ के जाइए, गधे पर बैठ के जाइए, अब जिस चीज पर बैठ के जाइए आपको हम लेकर जाएंगे, ससम्मान आपको स्नान करवाएंगे, फिर वापस लाकर आपको आपके शिविर में स्थापित कर देंगे। ये चीज भी उन्होंने मना कर दिया। पुलिस प्रशासन को थोड़ा पीछे हटना पड़ा, पहले इन्होंने शंकराचार्य होने का प्रमाण मांग दिया था, ये मामला कोर्ट का था, इसमें इन्हें पढ़ना ही नहीं चाहिए था क्योंकि उस पीठ का स्वामित्व तो उस व्यक्ति के पास है ही, कितने भी उसके बुरे दिन चल रहे हैं, वह कितनी भी बकैती वो कर ले, लेकिन अब प्रशासन ने कहा कि हम चारों शंकर ना पीठ का स्वामित्व उनके पास नहीं है, वो कागजी रूप से नहीं है, लेकिन ये तो वही बैठते हैं, कागजी नहीं, फिजिकल भी नहीं है,
अच्छा, अवैध कब्जा है सर, अवैध कब्जा है या अवैध कब्जा कह और सकते मामला हैं। सब मैं आपको जुडिस है। बता रहा हूँ, सुनिए 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 सुनिए, ये जी, जब जी। सबसे पहले ये 1953 में या 54 में जब ये ब्रह्मानंद जी महाराज जो थे, जो हाँ, सर्वसम्मत थे, तो ब्रह्मानंद जी महाराज जब शांत हुए तो उन्होंने शांतानंद जी महाराज को अपना उत्तराधिकारी बनाया। तो उसी समय से स्वरूपानंद जी जो है वो किसी न किसी तरह से लड़ रहे हैं। वो उन लोगों ने मिलके, जो दूसरा ग्रुप था, उन्होंने एक महाराज कृष्ण बोधाश्रम जी थे, उनको पैरेलल बना दिया। कृष्ण बोध अच्छा, अ, जो पीठ थी, जो मुख्य पीठ है, वो शांतानंद जी महाराज के पास ही रही, और कृष्ण बोधाश्रम जी 70 में हार गए। जो सूट था, उनका जो सिविल सूट था कृष्ण बोधाश्रम जी का, वो हार गए। फिर वो अपील में गए, अपील पेंडिंग थी, पेंडिंग अपील उन्होंने स्वरूपानंद जी महाराज को अपना उत्तराधिकारी बना दिया। फिर आपके इसमें बाद में शांतानंद जी महाराज ने छोड़ के, और एक वो कौन थे उनके दूसरे वाले जो शिष्य थे, नाम अभी याद आ जाएगा मुझे, उनको बना दिया। उन्होंने वासुदेवानंद जी को बना दिया। फिर वासुदेवानंद जी के विरुद्ध स्वरूपानंद जी गए कोर्ट में, तो उसमें जो निर्णय हुआ वो फाइनली हाई कोर्ट में पहुंचा, इलाहाबाद हाई कोर्ट में। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दोनों को बेदखल कर दिया। तो मुख्य पीठ के पैरेलल स्वरूपानंद जी महाराज ने, जब कृष्ण बोधाश्रम जी ने इनको खड़ा दिया कर था, दिया। हाँ, तो वो वहां पे पैरेलल उन्होंने बना रखा है, उनका कब्जा नहीं है। कब्जा तो आज भी उन्हीं का है जिनके पास था, क्योंकि उसके ऊपर स्टेटस को है, और ये है कि दोनों ही नहीं रहेंगे। और जिस प्रकार से 1941 में जो प्रक्रिया अपनाई गई थी, जिसमें काशी विद्वत परिषद और वो आपका कौन सा एक वो वहाँ का जो काशी का ही दूसरा संगठन है वो, और तीनों शंकराचार्य, ये मिलके अपॉइंट करेंगे, ये निर्णय है उसका। उसके ऊपर स्टेटस को है सुप्रीम कोर्ट में। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि उनका जो कब्जा है, वो जो उनकी जो पैरेलल पीठ बनाई थी स्वरूपानंद जी ने, उस पे उस पर है। ये तो खुद को वो जोशीमठ ही नहीं, पूरे चमोली जिले का अभिभावक मान के चलते हैं और उसी हिसाब से एक्शन लेते हैं। जब ये जोशीमठ में वो दरारें आ रही थी दीवालों में, तो उस समय इन्होंने विशेष यज्ञ वहां पे किया था कि हम इसको ठीक करेंगे, हम विद्वानों से बात करके ये क्यों हो रहा है बताएंगे। फिर उसके बाद याचिका लेकर कोर्ट भी पहुंचे हुए थे कि इसको संरक्षित वनरक्षित घोषित करो। तो इनका व्यवहार ऐसा रहता है, वो आवरण इन्होंने एक वैसा बनाया हुआ है। फिर भी इतने विवादों के बावजूद लास्ट में प्रशासन ने इनको सम्मान दिया और कहा कि हम किसी भी शंकराचार्य के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव जो है वो नहीं करेंगे, हम आपको स्नान करवाएंगे। इन्होंने सब रिजेक्ट कर दिया, इन्हें स्नान करना ही नहीं था। इनको लगा कि अगर मैं स्नान कर लूंगा तब तो विवाद का पटाक्षेप हो जाएगा। ये निकले वहां से और पहुंच गए कहाँ, तो काशी। अब ये काशी पहुंचकर गो हत्या के खिलाफ बयान दे रहे हैं, आंदोलन की बात कर रहे हैं, वहां के धर्माचार्यों से मिल रहे हैं। अब उनको काशी किसने भेजा है, किस मकसद से भेजा है। केशव मौर्य से भी अब वो खफा है, अभी मैं देख रहा हूँ। केशव प्रसाद मौर्य ने थोड़ा सा इनका समर्थन कर दिया था बीच में, लेकिन वो प्रयागराज गए, लेकिन इनके शिविर में शीश झुकाने नहीं गए। इससे ये खफा है कि कैसे मेरे चरणों में नतमस्तक होने नहीं आया। ये कह रहे हैं कि अब तो केशव मौर्य स्टैंड ही नहीं ले सकता है, उसकी ताकत ही नहीं है स्टैंड लेने की। और केशव मौर्य ने कह दिया था कि मुझे कहा जाएगा कि जाकर बात करो, तभी मैं जाकर बात करूंगा। तो उनसे भी ये खफा है। तो अब ये किनके एजेंट हैं ये समझ में आ जाना चाहिए। जब ये केशव मौर्य को ही गाली दे रहे हैं, फिर तो क्या कहा जा सकता है। और काशी में इनको भेजा गया, तो मुझे लग रहा है कुछ अगले कुछ दिनों में वाराणसी से भी कुछ न कुछ खबर, कुछ न कुछ विवादित वहां से सामने आएगा ही आएगा, मुझे लगता है। अभी मुक्तेश्वरानंद को लेकर ये कुछ न कुछ ऐसा क्रिएट करेंगे ही वहां पर। और काशी को एक तरीके से अखिलेश यादव भी कमजोर कड़ी मान के ट्रीट कर रहे हैं, क्योंकि एक मौका ऐसा आया था 2024 लोकसभा चुनाव में भी, मतगणना के समय भी हमने देखा था कि प्रधानमंत्री खुद कुछ देर के लिए पीछे चलने लगे थे। तो इनको लगता है, समाजवादी पार्टी को भी लगता है, ये शायद उनको ये गलतफहमी है, ये जो विधानसभा चुनाव होंगे उसमें उनकी गलतफहमी बहुत अच्छे से दूर हो जाएगी। उनको लगता है कि अरे भाई ये काशी इनकी कमजोर कड़ी है, तो यहाँ से हम उनको पकड़ेंगे तो विधानसभा चुनाव में पटखनी दे सकते हैं। लेकिन ऐसा मुझे होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। जी जी, तो अंत में कोई टिप्पणी बाबा जी?
नहीं सर, वो देखिए, एक तो ना ये गलतफहमी एक लोगों में फैलाई जाती है कि मोदी जी जो है उनका मार्जिन 4.5 लाख कम हो गया बनारस से, और वो इनफैक्ट कांग्रेस का, समाजवादी पार्टी का और तमाम विपक्ष का पूरा वोट कंसोलिडेट हो गया था अजय राय के खिलाफ। मोदी के पर्सनल वोटों में सिर्फ 65 या ऐसे 69,000 वोटों की कमी आई है। मार्जिन जो कम हुआ है वो इसलिए कम हुआ कि पहले जो सपा और कांग्रेस का 2-2, 2.5 लाख वोट थे, वो सारे कंसोलिडेट होके 4-4.5 लाख वोट एग्जैक्टली आप गूगल पे देख के बता दीजिएगा, वो अजय राय को मिल गए थे। तो मार्जिन तो इसलिए कम हुआ क्योंकि सपा और कांग्रेस के वोट यूनाइट हुए थे। मोदी जी का पर्सनल वोट जो लगभग 60 समथिंग 65,000 वोट। देखिए, मैं थोड़ा सा इस पे आपको स्पष्टीकरण दूंगा। वहां पे नारा ये था कि हम वोट जो है वो 10 लाख वोट पिलवाएंगे, जी और उल्टे जो 10 लाख वोट जो बढ़ने चाहिए थे, वो 3 लाख वोट बढ़ाने की बात कर रहे थे, बजाय उसके 60,000 वोट कम हो गए। जी, वो मल्लाहों कम के अंदर कैसे जो हो गए? सर, वो मल्लाहों की कम्युनिटी के खिलाफ एक वहां पे एक अभियान चलाया गया, एक अफवाह फैलाई गई कि ये जो नाव जो गंगा जी में जितनी चलती हैं, इसका सबका ठेका गुजरात की एक कंपनी को दिया जा रहा है, जबकि वो जो क्रूज आया था वो था गुजरात की कंपनी का। सिर्फ क्रूज चलाने का ठेका गुजरात की एक कंपनी ने लिया था, पर इन्होंने अफवाह फैलाई कि तमाम गंगा के किनारे जितनी भी नाव चलती है उस कंपनी की, गुजरात की कंपनी। तो वो थोड़ा सा मल्लाहों में जो निषाद वोट है उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन था। निषादों का वोट बनारस में कुछ कम हुआ था, अदरवाइज ऐसी कोई बात नहीं थी। जी अब तो सवर्णों का भी हो जाएगा फिर। नहीं, ऐसी बात नहीं है सर। मोदी जी अब की बार मोदी जी वाकई 10 लाख वोट पाएंगे बनारस से। हाँ, अगर जातिवादी एजेंडे पे नहीं चलेंगे तो, या हाँ, फिर नहीं, जो, लेकिन मैं नहीं अगर वो समझ स्वयं न, हो सकता है कि वो स्वयं नहीं चले हों, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान जैसे जातिवादी का तो आपको निपटारा करना ही पड़ेगा। बिल्कुल करना पड़ेगा। मोदी सरकार को अभी ये वोकिज्म और कौन कॉलेज फेमिनिज्म। है? आप मिनिस्ट्री में पूछ लीजिए कि कितना घोर जातिवादी आदमी है ये, जी सब जानते हैं। ऐसे व्यक्ति को आपने शिक्षा जैसा दे दिया। अरे किस तरफ से ये शिक्षा मंत्री लायक है भाई? बल्कि आज तक जितने भी शिक्षा मंत्री बनाए हैं मोदी जी ने, वो किस तरह से शिक्षा मंत्री लायक है? स्मृति ईरानी ग्रेजुएट नहीं, प्रकाश जावड़ेकर। प्रकाश जावड़ेकर, उन्होंने तो एक भी कॉमा फुल स्टॉप ही चेंज करने की उनमें औकात नहीं। वो उत्तराखंड हाँ वाले जिन्होंने 200 फिर किताबें वो लिख रखी हमारे पोखरियाल जी, वो तो 200 स्वनाम धन्य है, उनका तो कार्य ही दूसरा था, सब जानते हैं उत्तराखंड में। मैंने सुना है 200 किताबें उन्होंने लिख रखी है, वो भी कविताओं की। उसके बाद अब ये आ गए साहब, ये धर्मेंद्र प्रधान, मतलब किस तरह से ये शिक्षा मंत्री लायक है? कुछ शिक्षा मंत्री को शिक्षा का आबा सादा नहीं आता। शिक्षा मंत्री को ये पता नहीं है कि क्या मार्क्सिस्ट क्या होते हैं, और एनसीईआरटी क्या कर रही है, आपकी यूजीसी क्या कर रही है, कुछ भी पता नहीं, शिक्षा मंत्री बने बैठे। चलिए, आज की वार्ता को यहीं पर समाप्त करते हैं। सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा रामदास जी को और अनुपम जी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय श्री राम। जय श्री राम।